गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं के मेहरा और आज आपके लिए चैप्टर है क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। बुक रीडिंग हम पहले ही करा चुके हैं, डाल चुके हैं वीडियो। अगर आप चाहेंगे तो सर्च कर सकते हैं, बुक रीडिंग का वीडियो भी मिलेगा। बुक रीडिंग अगर पहले कर लेते हैं तो ये चैप्टर समझने और याद करने में बहुत आसान होगा, और अगर नहीं करते तभी कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। दिस इज माई मदर्स नेम एंड आई वॉन्ट टू ग्रो इट। ना मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑफ इज फॉर्मेड बाय डिकम्पोज्ड ऑफ रॉक्स लिविंग ए रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? नंबर 1 कोल कोयला, नंबर 2 बॉक्साइट, 3 गोल्ड सोना और जिंक जस्ता। इसके जो आंसर होंगे वो होंगे बॉक्साइट। नाउ द नेक्स्ट, Koderma in Jharkhand is the leading producer of which one of the following minerals? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए बॉक्साइट, बी माइका अब्रक, 3 आयरन और लोह अयस्क एंड डी कॉपर तांबा। आंसर बी अब्रक माइका। Now the next question, minerals are deposited and accumulated in the state of which of the following rocks? निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? पहला है सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछट्टी चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, कायांतरित चट्टानें, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आंसर है तलछट्टी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सभी सवाल आपको रटने नहीं पड़ेंगे अगर आप हमारे बुक रीडिंग को पढ़ते हैं, जो मैं पहले डाल चुका हूँ। अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं अगर मिलता तो यू कैन व्हाट्सअप मी इन माई नंबर एंड दिस इज माई नंबर 9990282819। यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू। ठीक है। Now question number 4, which one of the following minerals is contained in the मोजाइट सैंड? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑयल, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और डी कोयला। तो आंसर होंगे इसके थोरियम। थोरियम जो है मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तरह के कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब के परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछ चुके हैं इसको। ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबव 30 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। निम्नलिखित के बीच 30 से अधिक शब्दों में अंतर बताइए। फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल, लोह और अलोह खनिज। लोह खनिज फेरियस मिनरल। मेटालिक मिनरल्स विच कॉन्टेन आयरन आर कॉल्ड फेरियस मिनरल। आयरन और मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट etc। धात्विक खनिज जिसमें लोहा होता है लोह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, मैग्नीकेल, कोबाल्ट आदि। Metallic minerals which do not contain iron are called non-ferrous minerals. Example: copper, bauxite, tin etc. वे धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि। यानी कि जिसमें लोहा हो उसको लोह खनिज, और जिसमें लोहा की मात्रा ना हो उसको अलोह खनिज कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट,
परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, conventional source of energy are those sources which have been used since the early times। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिनका उपयोग प्रारंभिक काल में होता आ रहा है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव जनरली बीन आइडेंटिफाइड इन द रिसेंट पास्ट। हाल के दिनों में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की पहचान आमतौर पर की गई है। दूसरा है, दे आर एक्सपेक्ट हाइड्रो एनर्जी, जल ऊर्जा को छोड़कर ये समाप्त होने योग्य है। दे आर एक्सहेस्टिक, ये अक्षय है यानी कि कभी खत्म नहीं। एग्जाम्पल आर कोल, नेचुरल गैस, वाटर, फायरवुड। उदाहरण के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, पानी और जलाऊ लकड़ी है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। उदाहरण के लिए भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये कभी खत्म नहीं हो, अक्षय है यानी कि ये चलते रहेंगे। बट यहाँ पर जो ऊर्जा के स्रोत है वो ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत है वो समाप्त होने की कगार पर हैं। नाउ द नेक्स्ट, they are cause pollution when used as they emit smoke and ash। जब इनका उपयोग किया जाता तो ये प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि ये धुआं और राख उत्सर्जित करते हैं। और यहाँ पर जनरली दे आर पोल्यूशन फ्री, ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होते हैं। जब इनका उपयोग किया जाता तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं क्योंकि ये धुआं और राख उत्सर्जित नहीं करते हैं। देयर जनरेशन एंड यूज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर, इसके उत्पादन और उपयोग में भारी व्यय होता है। लो एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, कम खर्च की आवश्यकता। वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, स्टोर, ट्रांसमिट एज दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशन ग्राइड। रख रखाव, भंडारण, संचारण बहुत महंगा है क्योंकि इन्हें ट्रांसमिशन ग्रिड के माध्यम से लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लोकल यूज एंड इजी मेंटेनेंस, या स्थानीय उपयोग और आसान रखरखाव के कारण यह कम खर्चीला होता है। तो दोनों में काफ़ी आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है ना। अब बार बार वीडियोज को देखें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज अ मिनरल, खनिज क्या है। A mineral is a homogeneous, naturally occurring substance with a differentiable interior structure। खनिज एक निश्चित आंतरिक संरचना वाला एक सजातीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। Now the next, how are minerals formed in igneous and metamorphic rocks। In igneous and metamorphic rocks, molten, liquid and gaseous minerals are forced upward into the rocks। They are solidified and form when or loaded। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में पिघला हुआ तरल और गैसीय खनिज दरारों में ऊपर की ओर धकेले जाते हैं, फिर वे जम जाते हैं और सिराए या गांठ बना लेते हैं। इस प्रकार यह चट्टान का रूप ले लेती है। आगे ये तो पहले बुक रीडिंग मैंने डाला है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, फिर मैं इसका विस्तृत वर्णन आपको फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है ना, आपके एग्जाम से पहले। और मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे होंगे। Why do we need to conserve mineral resource? हमें खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। It takes millions of years of the formation of minerals। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। Compared to the present rate of consumption, the replenishment rate of minerals is very slow। खपत की वर्तमान दर की तुलना में खनिजों की पुनः पूर्ति दर बहुत धीमी है। Hence, mineral resources are finite and non-renewable। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय है। Due to this, it is important that we conserve the mineral resource। इस कारण यह जरूरी है कि हम खनिज संसाधनों का संरक्षण करें।
Now the next question number third. Answer the following questions. Describe the distribution of coal in India. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करें। आंसर: द मेजर रिसोर्स ऑफ metallurgical coal belongs to the Gondwana age and are located mainly in the northeastern part of the peninsula. धातु कर्म कोयले के प्रमुख संसाधन गोंडवाना युग के हैं और मुख्य रूप से प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। रिच रिजर्व ऑफ कोल आर फाउंड इन द दामोदर वैली रीजन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। कोयले के समृद्ध भंडार पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड झरिया एंड बोकारो इन झारखंड आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया और बोकारो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम हियर। कुल उत्पादन का 1/3 यहीं से आता है। Now, coal is also found in the गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली। कोयला गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में भी पाया जाता है। कोरबा इन छत्तीसगढ़, सिंगरौली एंड पेना कान्हान वैली इन मध्य प्रदेश, टालचर इन ओडिशा, कम्पटी एंड चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड सिग्नेरियन ऑफ आंध्र प्रदेश आर इम्पोर्टेंट कोल माइन्स। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और पेनाकाना घाटी, उड़ीसा में तालचेर, महाराष्ट्र में केम्पटी और चंद्रपुर और आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी महत्वपूर्ण कोयला खदानें हैं। टेरिटरी कोल ऑक्यूर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तृतीय कोयला उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर फाउंड इन नेवली इन तमिलनाडु। प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नेवली में पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री रिसीव्स सनलाइट इन अबंडेंस थ्रू आउट द ईयर्स। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में वर्ष भर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सोलर प्लांट्स कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एंड रिमोट एरिया। सोलर प्लांट ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। इट विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड डंक केक which is in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। यह ग्रामीण परिवारों की जलाऊ लकड़ी और डंक केक पर निर्भरता को कम करेगा, जो बदले में पर्यावरण संरक्षण और कृषि में खाद की पर्याप्त आपूर्ति में योगदान देगा। नाउ द नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। ग्लोबलाइजेशन इज द न्यू ट्रेड इन द वर्ल्ड scenario which aims at integrating our economy with that of our world। वैश्वीकरण विश्व परिदृश्य में एक नई प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व के एक कृषि के साथ एकीकृत करना है। इट्स एम इज टू बी रियलाइज विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। इसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर साकार करना है। इट इज बेस्ड ऑन
फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ट्रेड, यह मुक्त एवं खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित है। इट इंश्योर दैट ओनली इक्वलिटी एंड कॉम्पिटिटिव गुड्स वुड सर्वाइव द वर्ल्ड मार्केट, यह सुनिश्चित करता है कि केवल गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धा समान ही विश्व बाजार में टिके रहेंगे। इम्पैक्ट, प्रभाव। Indian farmers now are exposed to a new industrial environment. भारतीय किसान अब एक नए औद्योगिक वातावरण से परिचित हो रहे हैं। They would have to compete with other farmers of other countries in producing quality and competitive goods. उन्हें गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धा समान पैदा करने में दूसरे देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। With the use of favorable climatic condition and soil conditions improved and new implement efficient labor, we would have to produce goods which could compete in the world markets. अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की स्थिति, उन्नत और नए उपकरणों, कुशल श्रम के उपयोग से हमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा जो विश्व बाजारों में पूरी हो सके। इंडिया वुड नीड द टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड बाय फॉरेन कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज विल हैव टू बी डेवलप्ड। भारत को विदेशों द्वारा उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी। सड़क, बिजली, सिंचाई और ऋण सुविधाओं का विकास जैसे बुनियादी ढांचों का विकास करना होगा। In this way, the chapter is in. Have a nice day. Wish you happy.